हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बिजनेस लॉ की यूनिट सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो पूरी वीडियो आपकी हिंदी मीडियम में रहने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। तो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आपके यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देख लेना, 100% यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अभी तक आपने बिजनेस लॉ की कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो चैप्टर भी डिस्क्रिप्शन में आएंगे, वहाँ से जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हो, अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आप पहली बार, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 ये क्या है वो चीज़ यहाँ पे समझते हैं। तो देखो, वस्तु विक्रय अनुबंध से आप क्या समझते हैं? विक्रय तथा विक्रय के ठहराव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये देखो, आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रहने वाला है सब कुछ, तो आप अच्छे से समझेंगे इसको। तो कहता है, आंसर देखते हैं इसका क्या कहता है। वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार, अगर आपको धारा याद ना हो तो आप डायरेक्टली अधिनियम 1930 के अनुसार भी लिख सकते हैं। तो वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार वस्तु विक्रय अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके द्वारा विक्रेता एक निश्चित मूल्य के बदले में क्रेता को माल का स्वामित्व हस्तांतरित करता है या हस्तांतरित करते हुए ठहराव करता है। यानी कि नॉर्मली बात यह है, इसमें कह रहा है कि जो एक विक्रेता है वो क्रेता को, यानी कि खरीदने वाले को सामान के बदले में पैसा लेने का ठहराव कर रहा है। तो यहाँ पे वस्तु विक्रय अनुबंध से यही तात्पर्य यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, यानी कि ए अपनी पुस्तक बी को बेच रहा है कितने रुपये में? 100 रुपये में। तो यही इस तरीके का एक उदाहरण हो सकता है। तो आपको अपने जो आप आंसर जब लिखेंगे एग्ज़ाम में, तो आप डेफिनेशन के बाद एक अपना जो उदाहरण है वो भी आप ज़रूर लिखना, आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस है। फिर आता है विक्रय अनुबंध के लक्षण क्या है। तो देखो, करेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है इसका, विक्रय अनुबंध में किस तरीके के लक्षण होते हैं वो चीज़ आपको ज़रूर पता होना चाहिए। पहला, विक्रय अनुबंध में क्रेता और विक्रेता, यानी कि उसमें जब जो विक्रय अनुबंध है उसमें क्रेता और विक्रेता दोनों लोग होने चाहिए, यानी बायर भी होना चाहिए और सेलर भी होना चाहिए, जब भी विक्रय अनुबंध हो पाएगा। दूसरा, माल जब विक्रय अनुबंध होगा तो उसमें कोई प्रोडक्ट भी बिकना चाहिए, यानी कि जिस माल का ट्रांजैक्शन हो रहा है वो चीज़ भी यहाँ पे होनी चाहिए। साथ ही मूल्य होना चाहिए। बिना मूल्य और बिना माल के आप अनुबंध कर ही नहीं सकते। कोई विक्रय चीज़ होएगी नहीं तो बदल ही नहीं होगा किसी चीज़ का, तो फिर अनुबंध कैसे होगा। फिर फोर्थ पॉइंट कहता है स्वामित्व का हस्तांतरण होना चाहिए, यानी कि जो ऑनरशिप है वो भी, जब आप कोई सामान खरीदोगे तो सामान के बदले में आपने पैसे दे दिया, तो जो आपको सामान मिला आप उसके ऑनर हो गए, यानी आप उसके मालिक हो गए। तो यहाँ पे स्वामित्व का भी हस्तांतरण होना चाहिए। फिर वैध अनुबंध के तत्व होने चाहिए, यानी देखो, वैध अनुबंध के तत्व में क्या है, विक्रय अनुबंध एक वैध अनुबंध के समस्त आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। यानी विक्रय अनुबंध स्पष्ट या गर्भित हो सकता है, स्पष्ट अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है। तो जो अनुबंध है वो वैध होना चाहिए, उसके तत्व अनुबंध में लिखित होना चाहिए क्या मौखिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके लक्षण हैं। फिर आता है विक्रय तथा विक्रय करार में अंतर, यानी कि विक्रय और विक्रय के अग्रीमेंट में क्या अंतर है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या कहता है, अंतर यहाँ पे स्पष्ट करते हैं। पहला कहता है स्वामित्व का हस्तांतरण। विक्रय में क्या है, इसमें माल का स्वामित्व अनुबंध के समय ही क्रेता को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी विक्रय में जो प्रोडक्ट का ऑनरशिप है वो डायरेक्टली सेलर टू बायर पे चली जाती है। दूसरी तरफ विक्रय के करार में क्या है, इसमें अग्रीमेंट टू सेल में क्या है, इसमें माल का स्वामित्व अनुबंध के समय ही क्रेता को हस्तांतरित नहीं होता, किसी भावी तिथि पर अथवा भविष्य में किसी शर्त के पूरा होने पर हस्तांतरित होता है। इसे निष्पादनीय अनुबंध भी कहा जाता है। दूसरा, इसकी प्रकृति कैसी है, इसे निष्पादित अनुबंध कहा जाता है। दूसरी तरफ इसे निष्पादनीय अनुबंध कहा जाता है। निष्पादित का मतलब एग्जैक्ट उसी टाइम पे, जिस टाइम पे अनुबंध हुआ है उसी टाइम पे जो हस्तांतरण है वो हो गया, यानी सेम डेट पे सारे काम यहाँ पे हो जाते हैं। जबकि निष्पादनीय ये किसी भावी यानी कि फ्यूचर डेट पे होता है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट आता है क्रेता द्वारा मूल्य को चुकाने में त्रुटि करने पर विक्रेता उस पर मूल्य के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। दूसरी तरफ क्या है, विक्रय केवल हर्जाने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है, यानी कि विक्रेता अगर उसको जो भी है वाद प्रस्तुत जब करेगा, जब अगर उसको पैसे नहीं मिले, यानी कि उसको प्रोडक्ट ले लिया पर उसको पैसे नहीं दिए, तो उसके लिए वो वाद प्रस्तुत कर सकता है। बट लेकिन विक्रय अग्रीमेंट में क्या है, अग्रीमेंट टू सेल में क्या है, विक्रय केवल हल जाने के लिए, जो विक्रय जो हो रहा है वो हल जाने के लिए ही कर सकता है, क्योंकि वो
एक फ्यूचर डेट में प्रोडक्ट को क्या तो बेच रहा है, क्या वो डिलीवर कर रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत होती है तो हर्जाने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है क्रेता। ठीक है। फिर आता है फोर्थ, माल की हानि होने पर। माल की हानि होने पर विक्रय में क्या है, इसमें माल की हानि होने वाली किसी भी प्रकार की हानि जब तक कि उसके विपरीत ठहराव ना हो क्रेता की होगी। यानी यद्यपि अगर उसमें कोई ठहराव यानी कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है तो किसी भी तरीके की जो हानि होगी वो विक्रेता की नहीं होगी, वो सिर्फ होगी क्रेता की। जो सामान खरीद रहा है सारी हानि उसी की होगी। क्या बनना ये भी हो सकता है कि माल की वो वापसी यानी विक्रेता को माल वापस भी कर सकता है। दूसरी तरफ अग्रीमेंट टू सेल में क्या है, इसमें माल किसी प्रकार की हानि जब किसी इसमें कोई हानि होती है जब तक इसमें विपरीत ठहराव ना हो विक्रेता की हानि होती है। यानी कि अगर कोई ठहराव नहीं है तो सारी जितनी भी हानि होगी वो किसकी होगी, विक्रेता की। अब फिफ्थ पॉइंट कहता है विक्रेता द्वारा माल देने में त्रुटि करने पर। यदि विक्रेता माल देने में कोई आनाकानी करता है तो उस टाइम पे क्या होता है, इसमें यदि विक्रेता माल देने में त्रुटि करता है तो क्रेता को विक्रेता के विरुद्ध केवल व्यक्तित्व उपचार ही प्राप्त नहीं होता वरन वह माल के विषय में अन्य उपचार भी ला सकता है। जैसे यदि माल का किसी तीसरे पक्षकार को बेच दिया गया हो तो वह तीसरे व्यक्ति से भी स्वामी के रूप में माल वापस ले सकता है। जबकि अग्रीमेंट टू सेल में क्या है, इसमें क्रेता को विक्रेता के विरुद्ध केवल एक व्यक्तित्व उपचार ही प्राप्त होता है, अर्थात हर्जाने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है और क्योंकि माल पर क्रेता का स्वामित्व रहता है और क्रेता उसके चाहे तो बेच भी सकता है। सिक्स पॉइंट कहता है विक्रेता के दिवालिया होने पर। इसमें विक्रेता के दिवालिया होने पर क्रेता ऑफिशियली रिसीवर से भी ये वह माल प्राप्त करने का अधिकार रखता है क्योंकि क्रेता माल का स्वामी होता है। तो यानी कि इसमें नॉर्मली बात की गई है कि विक्रेता अगर जो बेचने वाला है उसका दिवालिया हो जाता है तो जितना भी देखो स्वामित्व तो क्रेता का हो गया तो वो उससे भी उसको ले सकता है। दूसरी तरफ है अग्रीमेंट टू सेल में, इसमें विक्रेता के दिवालिया होने पर क्रेता माल पाने का अधिकार नहीं रखता, वह केवल अपने अंश के लिए दावा कर सकता है। इसमें कहने का मतलब है इसमें विक्रेता के दिवालिया होने पर क्रेता के माल पर कोई अधिकार नहीं होता। फिर 7 पॉइंट कहता है क्रेता के दिवालिया होने पर क्या होगा, यदि क्रेता दिवालिया हो जाता है तो उसके द्वारा क्रय किया गया माल ऑफिशियल रिसीवर को सदुपयोग करना होगा। दूसरी तरफ इसमें क्रेता के दिवालिया होने पर विक्रेता क्रेता को माल देने से इनकार कर सकता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कहता है माल शब्द को परिभाषित कीजिए। माल कितने प्रकार के होते हैं आपको ये चीज़ यहाँ पे बतानी है। तो आंसर में देखिए, विक्रय अनुमान की विषय वस्तु माल है, यानी कि विक्रय अनुमान की यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, सेल टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें जो उसके विषय वस्तु है उसको क्या कहते हैं, माल। जिसके संदर्भ में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस चीज़ को माल कहा जाता है, गुड्स कहा जाता है। तो यहाँ पे धारा 2(7) के अनुसार कहता है माल से आशय वाद योग्य दावे तथा मुद्रा के अतिरिक्त प्रत्येक प्रकार की चल संपत्ति से है। इसमें स्टॉक, शेयर, खड़ी फसलें, घास तथा भूमि से संलग्न वस्तुएं जिन्हें विक्रय से पूर्व भूमि से अलग कर दिया गया है अथवा विक्रय अनुबंध के अंतर्गत भूमि से अलग करने का ठहराव कर लिया गया है, वे सब सम्मिलित इसमें है माल। इन सबको माल कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद कहता है उपरोक्त परिभाषा में स्पष्ट है। देखो वही चीज़ वापस वहीं पे रिपीट की है तो मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, आप इसको देख सकते हैं। फिर आता है माल के प्रकार, यहाँ पे काइंड्स ऑफ गुड्स यहाँ पे बता रखे हैं कितने तरीके के होते हैं और उनको किन किन वर्गों में बांटा गया है। पहला है विद्यमान माल, ऐसा माल जो विक्रय के अनुबंध के समय विक्रेता अधिकार एवं स्वामित्व में है। विद्वान माल कहलाता है, विक्रय अनुबंध के समय विद्वान वस्तुओं का ही हो सकता है। विद्यमान माल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विशिष्ट माल, एक होता है अनिश्चित माल। विद्वान माल कौन सा होता है, जो कि विक्रेता के अधिकार में होते हैं। अब विशिष्ट माल कौन से होते हैं, यदि विक्रय अनुबंध करते समय माल पहचाना तथा स्वीकृत कर लिया गया है तो वो उसे विशिष्ट माल कहेंगे। दूसरी तरफ अनिश्चित माल क्या है, यदि क्रय अनुबंध के समय माल को पहचाना या निश्चित नहीं किया जाए तो उसे अनिश्चित माल कहते हैं। ऐसा माल केवल वर्णन द्वारा बेचा जाता है, यानी कि उसने मुंह से बता दिया कि माल ऐसा ऐसा है बट लेकिन उसने देखा नहीं, तो ये अनिश्चित माल हो गया। ठीक है। फिर होता है भावी माल, वह माल जो विक्रय अनुबंध करते समय विक्रेता के अधिकार या स्वामित्व में नहीं है तथा विक्रय अनुबंध के बाद
माल का निर्माण या उत्पादन होता है वो कैसा भावी माल होता है, यानी कि फ्यूचर गुड्स है। आपने कह दिया कि मुझे 4-5 किलो का ऑर्डर देना है, तो 4-5 किलो का उन्होंने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद साइकिल बनी, तो भावी माल हुआ फ्यूचर गुड्स। फिर आता है संयोगिक माल। इसमें मतलब है जब विक्रेता द्वारा भविष्य में माल प्राप्त करना किसी विशेष घटना होने या ना होने पर निर्भर करता है, तो उसे संयोगिक माल कहा जाता है। यानी कि समझो मैं एक बायर हूँ और मैं सेलर के पास गया, मैंने कहा अगर आज इंडिया जीती तो मैं आपसे इतने सामान खरीदूँगा, अगर नहीं जीती तो नहीं खरीदूँगा। अब ये डिपेंड करता है इंडिया जीतेगी क्या हारेगी, जो भी वहाँ पे इंडिया जीतेगी हारेगी वही मेरा डिसीजन लेगी कि मैं माल खरीदूँगा क्या नहीं। तो ये हो गया संयोगिक माल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है शर्त एवं आश्वासन की परिभाषा दीजिए तथा अंतर्भेद कीजिए। उन परिस्थितियों को बताइए जब शर्त का खंडन आश्वासन का खंडन माना जाता है। तो देखो शर्त क्या है, कंडीशन है यहाँ पे। शर्त का मतलब है वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार शर्त एक ऐसा बंधन है जो अनुबंध के समय अनुबंध के मुख्य आशय के लिए आवश्यक है तथा जिसके भंग होने पर अनुबंध के परित्याग करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। अन्य शब्दों में कहें तो ऐसा बंधन जिसके भंग होने पर अनुबंध का अंत हो जाता है उसे शर्त कहलाता है। ठीक है, दूसरी तरफ आश्वासन है यानी वारंटी। आश्वासन वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 12(3) के अनुसार आश्वासन एक ऐसा बंधन है जो अनुबंध के मुख्य आशय के लिए समर्पित समपार्श्विक यानी कि इसमें बता रखा है कि मतलब कि आशय के लिए समपार्श्विक होता है, अर्थात कम महत्वपूर्ण होता है तथा जिसके भंग होने पर केवल हल जाने के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त होता है, ना कि अनुबंध पर परित्याग करने और माल को अस्वीकार करने का। यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट सेम वैसे ही रहेगा बट लेकिन उसमें आपने वारंटी दी है तो आप बस उसके लिए हल जाने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। आप माल को आपको लेना भी पड़ेगा और उसका यूज़ भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे शर्त और आश्वासन में अंतर देख लीजिए। उद्देश्य क्या है, शर्त अनुबंध के मुख्य आशय की पूर्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है, दूसरी तरफ ये अनुबंध के मुख्य आशय की पूर्ति के लिए सहायक है। दूसरी तरफ अनुबंध त्याग का अधिकार क्या है, देखो शर्त भंग होने पर निर्दोष पक्षकार को अनुबंध का त्याग करने का अधिकार होता है, जबकि आश्वासन में क्या है, आश्वासन भंग होने पर निर्दोष पक्षकार अनुबंध का त्याग नहीं कर सकता बल्कि केवल क्षतिपूर्ति के लिए पूर्ति करा सकता है, यानी उसको हर्जाना मिलेगा, जो कि निर्दोष पक्षकार को हर्जाना मिलेगा बट लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। अब थर्ड पॉइंट आता है अनुबंध के निष्पादन से मुक्ति। इसमें पीड़ित पक्षकार को अनुबंध के पूरा करने से मुक्ति मिल जाती है तथा दोषी पक्षकार पर मुकदमा चलाकर क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार है। दूसरी तरफ इसमें अनुबंध का निष्पादन आवश्यक होता है परंतु निर्दोष पक्षकार क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार होता है। फिर विकल्प क्या है, शर्त भंग होने पर आश्वासन भंग समझकर पीड़ित पक्षकार क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। दूसरी तरफ वारंटी में क्या है, इसमें पीड़ित पक्षकार आश्वासन भंग होने पर शर्त भंग नहीं समझ सकता क्योंकि शर्त के बाद ही आश्वासन होता है, यानी कि कंडीशन के बाद ही वारंटी होती है। तो अब यहाँ पे देखिए एक लाइन आएगी, अगर हो सकता है आपके में डायरेक्टली 15 नंबर के लिए लाइन दे दी जाए कि शर्त का खंडन कब आश्वासन का खंडन बन जाता है, तो ये एक लाइन आ सकती है। तो आपको ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी, शर्त का खंडन कब आश्वासन का खंडन बन जाता है तो ये आपको बतानी है और किन किन परिस्थितियों में बनता है वो भी आपको बताना है। पहला है ऐच्छिक निर्णय, विक्रेता द्वारा शर्त पूरी ना करने पर क्रेता अपनी इच्छा से इसे केवल आश्वासन का खंडन मान सकता है, अपनी मर्जी से वो निर्णय ले सकता है। अनिवार्य परिस्थिति, जब क्रेता शर्त के खंडन को जानते हुए भी माल की आंशिक सदुपयोग अथवा प्रयोग करने का स्वीकार कर लेता है तो वह शेष सदुपयोगी लेने से इस आधार पर इनकार नहीं कर सकता कि विक्रेता ने अनिवार्य शर्त का खंडन किया। ऐसी शर्त के खंडन का आश्वासन खंडन ही मानना पड़ेगा। यानी कि नॉर्मल सी बात यह है, जब आपने आंशिक यानी कि जो माल आपने ख़रीदा है, जो भी माल है आपको पता है वो चीज़ क्या है, बट लेकिन अब जब भी उसने माल ख़रीद लिया उसने माल बेच भी दिया, उसको पता है माल क्या है क्या नहीं, उसने जब भी बेच दिया बट लेकिन बाद में जब वो चीज़ इनकार करेगा ना तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होने की है, तो यहाँ पे तब शर्त का खंडन होगा तो उसके संग
आपकी वारंटी का भी खंडन माना जाएगा। क्रेता द्वारा वस्तु बेचे जाने पर, जब क्रेता द्वारा माल किसी तीसरे पक्षकार को बेच दिया जाता है, तत्पश्चात ज्ञात होता है कि माल अनुबंध के वर्णन के अनुसार नहीं है, तो ऐसी दशा में शर्त भंग आश्वासन भंग माना जाता है। इसका मतलब है कि जब क्रेता द्वारा वस्तु बेचे जाने पर, यहाँ पे क्रेता या विक्रेता भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेता है तो देखो, जब क्रेता द्वारा माल किसी तीसरे पक्ष को, यानी कि उसने खरीदा, फिर उसने खरीद के किसी तीसरे बंदे को बेच दिया, बट लेकिन जब उसने माल, जिस तीसरे बंदे ने माल जैसा मांगा था उसने वैसा माल उसको नहीं बेचा, तो यहाँ पे शर्त का खंडन है, साथ ही आपके वारंटी का भी यहाँ पे खंडन हो जाता है। तो ये 3 परिस्थिति थी जिसमें शर्त के संग वारंटी का भी खंडन होता है, तो ये आपको यहाँ पे बतानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत दी गई विभिन्न गर्भित शर्तें एवं आश्वासनों की व्याख्या कीजिए। तो गर्भित शर्तें क्या हैं वो देख लेते हैं। तो गर्भित शर्तों में आता है माल के अधिकार संबंधी शर्तें आती हैं। माल के अधिकार संबंधी शर्तें क्या हैं वो देख लेते हैं। प्रत्येक विक्रय अनुबंध में ये गर्भित शर्तें रहती हैं कि विक्रेता को विक्रय की दशा में माल को बेचने का अधिकार प्राप्त है तथा विक्रय संविदा की दशा में स्वामित्व हस्तांतरण के समय माल बेचने का अधिकार प्राप्त है। यह आवश्यक नहीं है कि विक्रेता वस्तु की स्वामी हो, विक्रेता को माल बेचने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है वर्णन द्वारा विक्रय, जैसी आपको डिस्क्रिप्शन दी गई हो वैसा ही आपको माल बेचना है। फिर है थर्ड, माल के गुण या उपयोगिता के संबंधित शर्तें, यानी यदि क्रेता विक्रेता को ये बता दे, यानी कि यहाँ पे नॉर्मली मैं आपको बता दूँ, इसमें है कि अगर विक्रेता यानी सामान खरीदने वाला अपनी गुण और अपनी उपयोगिता के हिसाब से, मतलब कि वो कह दे कि ये प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए और उसका मैं इस तरीके से यूज़ करना चाहता हूँ, तो विक्रेता को उसी के प्रकार की चीज़ वहाँ पे उसको बेचनी है, ठीक है। ये हो गई शर्त नंबर 3। फिर 4th आती है माल की व्यापारिक योग्यता संबंधी शर्तें, जहाँ माल वर्णन द्वारा बेचा गया है और वह वर्णन से मेल खाता है, फिर भी ये गर्भित शर्त है कि व्यापार योग्य होगा यदि गुण दोष क्रेता को भली भांति माल की जांच से प्रकट हो सकते हैं वो, यानी कि यहाँ पे माल से रिलेटेड जितने भी मतलब कि कह सकते हो प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी उसमें चीज़ें होनी चाहिए कि इसमें ये दोष है, इसमें ये गुण है, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सब, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जब भी वो माना जाएगा कि व्यापार योग्यता की शर्त का भंग होना माना जाएगा। लेकिन उसको सारी चीज़ें जितनी भी माल में जो भी खराबी निकलती है, तो वो चीज़ें जब भी मानी जाएंगी जब प्रोडक्ट से रिलेटेड क्रेता को पता हो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 इसमें आता है पॉइंट 5, नमूने द्वारा विक्रय। नमूने द्वारा विक्रय के संबंध में निम्नलिखित गर्भित शर्तें होती हैं। अधिकांश, देखो नमूने का मतलब यहाँ पे सैंपल से है, ठीक है। तो देखो नमूने द्वारा विक्रय यानी सैंपल द्वारा विक्रय कैसे होता है, अधिकांश माल नमूने के समान होगा, यानी कि समझो आप हज़ारों लाखों में कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो अब हज़ारों लाखों प्रोडक्ट तो चेक करोगे नहीं, आप एक प्रोडक्ट उठाओगे और कहोगे भाई सारे प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए, आप सैंपल दे दोगे भाई ऐसा प्रोडक्ट मुझे चाहिए लाखों में, ठीक है, लाखों क्वांटिटी में मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, तो वो सैंपल हो गया। तो यहाँ पे अधिकांश माल नमूने के समान होना चाहिए, यानी कि जितना भी उसने माल का ऑर्डर दिया है वो सब किसके इक्वल होना चाहिए, एक सैंपल के इक्वल, यानी कि उसके ही जैसा सारा माल होना चाहिए। क्रेता को नमूने के साथ तुलना करने का उचित अवसर प्राप्त होना चाहिए। यदि वो कोई सैंपल देखना चाहता है तो उसके संग 2-3 सैंपल और होने चाहिए जिसमें वो अपना कंपैरिजन कर पाए, ठीक है। फिर आता है माल में कोई ऐसा दोष नहीं होगा जिससे वे व्यापार योग्य ना रहे और दोष ऐसा ना हो जो नमूने की उचित जांच के बाद भी ज्ञात ना हो सके। फिर 6 पॉइंट आता है माल का दोष रहित होना। खाने पीने की वस्तुओं में ये गर्भित शर्त होती है कि वस्तु दोष रहित है, अर्थात यदि वस्तु के खाने पीने से क्रेता को हानि होती है तो शर्त भंग मानी जाएगी, यानी कि जो माल है वो एकदम दोष रहित, यानी कि दोष से मुक्त होना चाहिए, उसमें कोई भी तरीके का दोष नहीं होना चाहिए खाने पीने की चीज़ में। फिर आता है गर्भित आश्वासन, ये इम्पोर्टेंट है। तो पॉइंट कहता है माल पर शांतिपूर्ण अधिकार एवं उपयोग का गर्भित आश्वासन
प्रत्येक विक्रय के अनुबंध में जब तक कि अनुबंध की परिस्थितियों में से कोई विपरीत आशय प्रकट न होता हो, ये गर्भित आश्वासन होता है कि माल के क्रेता का खरीदे हुए माल पर शांतिपूर्ण ढंग से अपना अधिकार रखने तथा इच्छानुसार उपयोग करने का अधिकार होगा। दूसरा पॉइंट कहता है माल के भार मुक्त होने का आश्वासन, यानी जितनी उसमें वेट बताया गया है उतना ही उसमें वेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वस्तु तीसरे पक्षकार के भार से अथवा प्रत्येक भार से मुक्त होनी चाहिए। वस्तुओं पर किसी प्रकार का भार होने की स्थिति में विक्रेता को वस्तु के संबंध में पूर्ण जानकारी क्रेता को स्पष्ट देनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है वस्तु की उपयोगिता का आश्वासन। व्यापारिक रीति के अनुसार वस्तु की किस्म अथवा किसी वस्तु के विशेष उद्देश्य के लिए गर्भित आश्वासन होता है, यानी फिर जितना भी उसके यूजेस हैं वो चीज़ें उसको यहाँ पे बतानी होती हैं। फिर आता है वस्तु की शुद्धता संबंधी आश्वासन। तो इसमें यानी कि नॉर्मल सी बात यह है, इसमें जो वस्तु से रिलेटेड जितनी भी उसकी शुद्धता है वो यहाँ पे उसको बतानी पड़ेगी। विक्रेता की ओर से ये गर्भित आश्वासन होगा कि उत्तम वस्तु पर ही लगा व्यापारिक चिन्ह असली है, यानी कि जो उस पर चिन्ह होते हैं ना वो उसकी शुद्धता के प्रमाण होते हैं, तो प्रोडक्ट पे वो चिन्ह होने चाहिए। विशेष सावधानी का आश्वासन होना चाहिए। विशेष सावधानी का आश्वासन सदैव गर्भित होता है और विक्रेता का ये उत्तरदायित्व है कि वे क्रेता को माल के उपयोग के संबंध में समस्त सावधानी की जानकारी दे दे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आता है इसमें 5, जिसमें नमूने द्वारा बिक्री से आप क्या समझते हैं और नमूने द्वारा बिक्री के अनुबंध के विभिन्न गर्भित शर्तों का वर्णन कीजिए। ये हम ऊपर कर चुके हैं। नमूने क्या होता है वो आपको पता है, सैंपल के थ्रू माल को बेचना खरीदना क्या कहलाता है, नमूने द्वारा बिक्री। तो ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे। नमूने द्वारा बिक्री के अनुबंध में जो शर्तें होती हैं उन्हें हम पढ़ लेते हैं एक बार को। देखो यहाँ पे शर्तें दे रखी है, छोटा सा आंसर है इसका, आप देख सकते हैं। यानी कि इसमें शर्तें वही होनी चाहिए जैसा क्रेता का, जैसे सैंपल का जो भार है वो सारे प्रोडक्ट उसी भार के होने चाहिए। जो उसकी उपयोग यानी कि जो उसकी वेट है, जो उसका यूज़ है, उस जैसे उसका कलर है, वो सारी चीज़ें सेम वैसे ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे बस इसकी शर्तें यही हैं, तो आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है एक व्यक्ति अपने से अच्छा स्वामित्व हस्तांतरित नहीं कर सकता। उपयुक्त कथन पर टिप्पणी कीजिए तथा इस नियम के अपवाद भी बताइए। यानी कि क्या कहता है, वस्तु के अधिकार के हस्तांतरण से आशय वस्तु के स्वामित्व के अधिकार का हस्तांतरण से होता है, वस्तु के हस्तांतरण होने से नहीं। यानी वस्तु हस्तांतरण और अधिकार हस्तांतरण में काफ़ी अंतर होता है, यानी है ना। तो देख लेते हैं इसको। ये थोड़ा ब्लर है पेज, तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। अच्छा अधिकार से तात्पर्य क्या है, यदि विक्रेता का अधिकार अच्छा है तो क्रेता को भी अच्छा अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि विक्रेता का अधिकार दूषित होता है तो क्रेता को भी दूषित अधिकार प्राप्त होता है, भले ही क्रेता ने सद्विश्वास से कार्य किया हो या मूल्य चुकाया हो। ठीक है, उपरोक्त नियम के अपवाद है। पहला है गत्या विरोध द्वारा अधिकार की दशा में। आप इसको रीड करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप इसको पढ़ेंगे। फिर आता है व्यापारिक एजेंट द्वारा विक्रय की दशा में। यदि किसी व्यापारिक एजेंट को स्वामी की ओर से वस्तु विक्रय के अधिकार प्रदत्त है तो व्यापार की साधारण प्रगति में उसके द्वारा की गई बिक्री उतनी ही मान्य होगी मानो उसे माल की स्वामी द्वारा माल विक्रय करने का स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो। फिर है इसकी केस फ्लो स्टडी, आप पढ़ सकते हैं। संयुक्त स्वामियों से किसी एक के द्वारा विक्रय, यानी कि सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। यानी समझो बहुत सारे ओनर है ना, एक कह सकते हो आप, एक शॉप है उसके 3 ओनर है। अगर 3 ओनर में से कोई एक प्रोडक्ट सेल करता है तो वो आप नॉर्मली मानेंगे कि वो जो वस्तु है स्वामित्व किसी और भी हस्तांतरित हो जाता है। यानी कि उसने प्रोडक्ट बेच दिया तो जो दो ओनर बचे ना उनकी तरफ से वो प्रोडक्ट बेच दिया गया है। यानी कि जो 2 का ओनरशिप थी उसके ऊपर जो स्वामित्व था वो अब तीसरे की वजह से किसी अन्य पर्सन पर चले गया, तो उन तीनों ओनर का उस पर कोई स्वामित्व नहीं रहा। यहाँ पे ये बात समझाने की है। फिर आता है व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत माल पर अधिकार रखने वाले व्यक्तियों द्वारा विक्रय। यदि विक्रेता ने कोई वस्तु किसी व्यर्थनीय अनुबंध के अधीन प्राप्त की है तथा ऐसा अनुबंध विक्रय के समय तक भंग नहीं किया गया हो,
तो क्रेता को किस ऐसी वस्तु पर अच्छा अधिकार प्राप्त होगा यदि वह सद्भावना से वस्तु विक्रय करे और उसे विक्रेता के दूषित अधिकार की जानकारी ना हो। तो इसके इम्पोर्टेंट हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब आता है विक्रेता को क्रेता को वस्तु के स्वामित्व के हस्तांतरण के नियम समझाइए। यानी विक्रेता को क्रेता को वस्तु के स्वामित्व के हस्तांतरण के नियम समझाइए। तो यहाँ कहता है वस्तु विक्रय अधिनियम का उद्देश्य ही विक्रेता द्वारा क्रेता को वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण करना होता है। वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण ही विक्रय अनुबंध का मुख्य तत्व है, जिसके बिना विक्रय अनुबंध नहीं किया जा सकता। स्वामित्व का हस्तांतरण एक मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि इसके साथ ही जोखिम का हस्तांतरण भी हो जाता है। जब तक कोई विशेष अनुबंध ना हो, वस्तु विक्रेता के जोखिम पर ही रहती है, जब तक क्रेता को वस्तु का स्वामित्व हस्तांतरण नहीं हो जाता। परंतु स्वामित्व हस्तांतरण होते ही वस्तु पर क्रेता का जोखिम होता है, चाहे वस्तु की सदुपयोगिता क्रेता को की गई हो या नहीं। तो यहाँ पे नॉर्मली बात ये बताने की है। तो ये कहता है स्वामित्व के हस्तांतरण संबंधी नियम क्या है, तो ये देख लेते हैं। पहला है विशिष्ट अथवा निश्चित वस्तु के लिए क्या है वो देख लेते हैं। निश्चित तथा विशिष्ट वस्तु से हमारा अभिप्राय ऐसी वस्तु से है जिसमें विक्रय अनुबंध करते समय पक्षकार द्वारा पहचान तथा अर्थात निश्चित कर लिया गया है। निश्चित वस्तु हमेशा विक्रय अनुबंध के समय ही विद्यमान होती है। इस वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को उस समय होता है जबकि अनुबंध के पक्षकारों ने हस्तांतरण का आशय अथवा अभिप्राय प्रकट किया हो। पक्षकारों के अभिप्राय को जानने के लिए अनुबंध की शर्तों और पक्षकारों के आचरण तथा मामले के अन्य परिस्थितियों का विचार करना होगा। विपरीत अनुबंध न होने पर स्वामित्व का हस्तांतरण के लिए नियम है, वस्तु सुपुर्दगी योग्य स्थिति में हो। जब कोई निश्चित वस्तु सदुपयोगी योग्य स्थिति में होती है तो शर्त रहित अनुबंध में उसका स्वामित्व क्रेता को उसी समय हस्तांतरित हो जाता है जब अनुबंध किया गया है। वस्तु जब योग्य स्थिति में ना हो तो वहाँ पे क्या है, जब निश्चित वस्तु सुपुर्दगी योग्य स्थिति में नहीं होती, उसका स्वामित्व क्रेता को तब तक हस्तांतरित नहीं होगा जब तक कि वस्तु सदुपयोगी योग्य स्थिति में ना हो जाए। वस्तु का मूल्य निश्चित करना हो। जब वस्तु सुपुर्दगी योग्य स्थिति में है किंतु वस्तु का मूल्य निर्धारण करने हेतु विक्रेता को वस्तु का मापना, तोलना, गिनना आदि कार्य करना है तो वस्तु का स्वामित्व हस्तांतरण मूल्य निश्चित होने के बाद ही संभव होगा। अनिश्चित वस्तुएं वो सब वस्तुएं जो इन फ्यूचर होंगी, जो अभी मतलब कि नहीं है वहाँ पे। तो जब तक वो चीज़ें निश्चित वस्तुएं निश्चित नहीं हो जाती, जब तक उसका आप कह सकते हो हस्तांतरण नहीं हो सकता। वस्तु या माल का निश्चित किया जाना, देखो यहाँ पे है ना, जब तक अनिश्चित वस्तु को निश्चित में नहीं कन्वर्ट किया जाएगा जब तक आप क्रेता को स्वामित्व हस्तांतरण नहीं कर सकते। अनिश्चित माल का विक्रय तथा नियोजन होने की दशा में यहाँ पे देखो बताया गया, यदि विक्रय अनुबंध वर्णन के आधार पर अनिश्चित या भावी माल के लिए तथा माल वर्णानुसार या सदुपयोग योग्य दशा में है तो क्रेता की अनुमति से क्रेता द्वारा बिना किसी शर्त के अनुबंध के लिए नियोजित कर दिया जाता है। इस प्रकार माल के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को हस्तांतरित हो जाएगा। ऐसी अनुमति स्पष्ट या गर्भित हो सकती है तथा नियोजन के किए जाने से पूर्व अथवा बाद में भी दी जा सकती है। वाहक सदुपयोगी यानी डिलीवरी टू कैरियर। तो देखो इसमें क्या है, जब अनुबंध के अनुसार माल का विक्रेता क्रेता को या किसी वाहक को या अन्य निरपेक्ष ग्रहीता यानी चाहे वे विक्रेता हो या नामांकित हो तो को माल की सदुपयोगी क्रेता को पहचानने के दृश्य से कर देता है और उसकी व्यवस्था का अधिकार सुरक्षित नहीं रखता, तो ये माना जाएगा कि उसने बिना किसी शर्त के अनुबंध के लिए माल का नियोजन कर दिया है। अनुमोदन अथवा विक्रय वापसी पर भेजे गए माल के संबंध में स्वामित्व का हस्तांतरण यहाँ पे बताया गया है कि अगर उसे विक्रय वापसी पर भेजे गए माल के संबंध में हस्तांतरित कैसे है, यानी कि उसका स्वामित्व कैसे हस्तांतरण है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं उसको ज़्यादा नहीं बताऊँगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है,
वस्तु का विक्रेता एक आदत विक्रेता कब समझा जाता है, यानी कि आदत विक्रेता यानी कि अनपेड सेलर है यहाँ पे, ठीक है। तो वस्तु का विक्रेता एक आदत विक्रेता कब समझा जाता है और उसके क्या अधिकार है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 45 के अनुसार माल का विक्रेता आदत विक्रेता कब माना जाएगा, यहाँ पे बताया गया है जबकि उसे पूरा मूल्य चुकाया अथवा प्रस्तुत नहीं किया गया हो, जब उसे कोई विनिमय पत्र या अन्य विनिमय फायदे प्रलेख दे दिया गया है और वह अप्रतिष्ठित हो गया है। आदत विक्रेता को परिभाषा में वे लोग भी सम्मिलित हैं जिससे ऐसे विक्रेता की स्थिति में होंगे जैसे विक्रेता को कोई एजेंट। यानी कि देखो आदत विक्रेता कौन होता है, समझो आप विक्रेता ने कोई माल किसी से मतलब कि बायर को बेच दिया, उसने माल तो दे दिया बट लेकिन उसको उसके बदले में पैसा नहीं मिला, तो वो क्या कहलाएगा, अनपेड सेलर। उसको अभी तक पेमेंट पे नहीं करी तो वो अनपेड सेलर कहलाएगा, ठीक है। तो इसके अधिकार क्या है, पहला है माल के विरुद्ध अधिकार है, दूसरा क्रेता के विरुद्ध अधिकार है। तो माल के विरुद्ध आदत विक्रेता के क्या अधिकार है वो देख लेते हैं। पहला है माल पर ग्रहणा अधिकार, यदि वस्तु उसके पास ही है। माल को मार्ग पर रोकने का अधिकार है और वस्तु के पुनः विक्रय का अधिकार है। अब मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। माल के विरुद्ध क्या अधिकार है, अगर विक्रेता को उसके माल के बदले में पैसा नहीं मिला तो वो क्या कर सकता है, पहला माल पर ग्रहण अधिकार, यदि अभी तक उसने माल डिलीवर नहीं करा बट लेकिन डिलीवर करने से पहले उसको पेमेंट मिलनी थी और वो पेमेंट नहीं मिली है तो वो वापस जो प्रोडक्ट है उसको अपने अधिकार में ले सकता है। फिर सेकंड क्या है, माल को मार्ग पर रोक सकता है, यदि उसने यहाँ से माल रवाना कर दिया है और जो माल खरीदने वाला था उसने कहा कि आप अपने यहाँ से माल भेज दो, मैं आपकी पेमेंट कर रहा हूँ, बट लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं करी तो वो वापस अपने माल को आधे रास्ते से वापस बुला सकता है। और वस्तु के पुनः विक्रय का अधिकार क्या है, यदि उसको पेमेंट नहीं मिलती है तो वो अपने माल को वापस किसी तीसरे पर्सन को बेच सकता है। तो ये उसके अधिकार थे, ठीक है। और इस पर जो बायर है, जो वस्तु खरीदने वाला है, वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि उसको खुद ही उसने पैसे नहीं दिए, उसको पेमेंट नहीं करी, तो कैसे उस पर किसी मतलब कि अनपेड सेलर पे कैसे कोई कार्रवाई करवाएगा ना, क्योंकि उसने तो खुद ही फॉलो नहीं करा, पेमेंट नहीं करी, उसने जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग उसने पेमेंट नहीं करी, इसलिए वो ऐसे जो आदत विक्रेता है वो उस तरीके का अधिकार ले सकता है। दूसरी तरफ आता है, ये देखो मैंने आपको बता दिया, आप इसको समझ भी सकते हो, जो मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे आता है अभी क्रेता के विरुद्ध अधिकार देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है क्रेता के विरुद्ध अधिकार क्या है वो देख सकते हैं। वस्तु का मूल्य प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है, क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है, अनुबंध खंडन करने पर क्षति प्राप्त करने का अधिकार रखता है और ब्याज वसूल करने के लिए भी वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो ये 4 पॉइंट थे जिनके जो क्रेता के विरुद्ध अनपेड सेलर वाद प्रस्तुत कर सकता है और अपने अधिकार जमा सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो भी उसको माल उसने समझो माल यहाँ से भेज दिया तो बट लेकिन उसको पैसे नहीं मिले, फिर उनने माल वापस बुला लिया आधे रास्ते में से, बट लेकिन जिसके थ्रू वो भेज रहा था, जिस गाड़ी में लाद के भेज रहा था, उस गाड़ी का तो खर्चा हुआ, तो वो खर्चा किससे निकालेगा, क्रेता से। तो इस तरीके से वो अपने अधिकार क्रेता के विरुद्ध कर सकता है। अब आता है किन परिस्थितियों में एक आदत विक्रेता पूर्ण विक्रय के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। वही ऊपर जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन करी गई है। तो आदत विक्रेता का पूर्ण विक्रय का अधिकार क्या है वो देख लीजिए। पहला, यदि माल नाशवान प्रकृति का है तो दोषी क्रेता को सूचना दिए बिना माल का पुनः विक्रय किया जा सकता है। यानी कि नाशवान प्रकृति का है तो वो बिना उसको सूचना, क्रेता को सूचना दिए बिना ही वो किसी और को बेच सकता है, ये पहला अधिकार हुआ। दूसरा अधिकार क्या है, यदि माल के विक्रय अनुबंध में यह व्यवस्था की गई है कि क्रेता द्वारा त्रुटि किए जाने पर विक्रेता उस माल को पुनः बेच सकता है। यदि ये लाइन लिखी गई है तो वो उसको दोबारा बेच सकता है, ठीक है। फिर है थर्ड पॉइंट, यदि आदत विक्रेता पूर्व अधिकार या माल को मार्ग में रोकने का अधिकार प्रयोग किया है और उसने क्रेता को माल के बेचने के अपने इरादे से उचित सूचना दे दी है, तब भी विक्रेता को मूल्य का भुगतान नहीं करता तो माल के पुनः विक्रय से वो दोबारा से उस माल को बेच सकता है तीसरे पर्सन को। तो इसमें यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है।
फिर आता है विशेष तथा सामान्य ग्रहण अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो यहाँ पे विशेष और सामान्य ग्रहण अधिकार क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे विशेष ग्रहण अधिकार के प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। पहले, किसी व्यक्ति को उस वस्तु को जो कि उसके अधिकार में है किंतु जो किसी अन्य व्यक्ति की है उस समय तक रोकने का अधिकार को ग्रहणाधिकार कहते हैं। यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया और कहा कि हम इसको कल डिलीवर कर देंगे, बट लेकिन वो अभी आपके पास ही है ना, बट लेकिन उसका जो स्वामित्व है वो आपने दे दिया, बट लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं करी, तो आप वापस उसको अधिकार में ले सकते हैं। तो यही विशेष ग्रहणाधिकार है यहाँ पे। तो आप इसके प्रकार देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्टली बता रहा हूँ। साधारण ग्रहणाधिकार होता है जिसमें बैंक आते हैं, उच्च न्यायालय, एजेंट आते हैं, तो ये सब वही है। विशेष पूर्वाधिकार और सामान्य पूर्वाधिकार में क्या अंतर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से रीड करना। आपको दोबारा से बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है 10 साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं। यही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के एग्जामिनर दे देता है एग्ज़ाम में, तो आप इनको अच्छे से करना। अब विशेष पूर्वाधिकार क्या है और सामान्य पूर्वाधिकार क्या है। तो यहाँ पे अधिकार की प्राप्ति यहाँ पे गया है, खोया हुआ माल पाने का इसमें है विशेष ग्रहण का अधिकार के निम्नलिखित यहाँ पे व्यक्तियों को प्राप्त है। पहला किसको है, खोया हुआ माल पाने वाले को है, निष्पक्ष ग्रहीता को, गिरवी रखने वाले को, एजेंट को, माल के आदत विक्रेता को। दूसरी तरफ अनुबंध अधिनियम की धारा 171 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को साधारण ग्रहणाधिकार का प्राप्त है। किनको है, बैंकर को है, उच्च न्यायालय के एजेंटों को है, बंदरगाह के गोदाम अधिकारियों को है, बीमे के दलालों को है। तो ये सब, इन लोगों को ये अधिकार प्राप्त है। किस प्रकार की वस्तु पर अधिकार की प्राप्ति है, यह अधिकार केवल उन्हीं वस्तुओं पर ही प्राप्त होता है जिन पर कुछ व्यय किया जाता है। दूसरी तरफ यह अधिकार निष्पक्ष ग्रहीता को निष्पक्ष निक्षेप की गई प्रत्येक वस्तु पर होता है। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट थे, आप इनको देखिए। फिर क्वेश्चन आता है 12, क्रेता सत्याग्रह का नियम को समझाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, तो उसको प्लीज़ आप अच्छे से करना। क्रेता सत्याग्रह का नियम, वस्तु के विक्रय में सामान्यतः क्रेता सावधान रहे का नियम लागू होता है। इसका यह अर्थ है कि क्रेता वस्तु क्रय करने से पूर्व स्वयं वस्तु की किस्म, उपयोगिता आदि की जांच कर ले। तो यानी कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी उसकी डिटेल्स है वो खुद उसको जांच कर ले। यदि उसमें कोई गलती निकलती है तो उसको वो क्रेता सत्याग्रह का नियम यहाँ पे लागू कर सकता है ना। तो विक्रेता के विरोध में वो कोई वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, विक्रेता का ये कर्तव्य नहीं है कि वे वस्तु के दोष क्रेता को बताए, अतः क्रेता को चाहिए कि वस्तु क्रय करने का अनुबंध करने से पूर्व ही भलीभांति देख ले, क्योंकि यदि वस्तु बाद में दोषयुक्त निकलती है तो विक्रेता उसके लिए उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। अतः क्रेता की सावधानी का नियम क्रेता को माल खरीदने समय उससे विवेक, कौशल एवं चातुर्य के प्रयोग पर बल प्रदान करता है और वस्तु के दोष के संबंध में सावधान करता है। तो इसका नियम का यही यहाँ पे फंडा है। फिर देखिए क्या कहता है, क्रेता सतर्क रहे नियम के अपवाद क्या हैं वो देखिए। यहाँ पे कहता है, माल के संबंध में क्रेता की सावधानी का नियम लागू होता है, परंतु विक्रय अनुबंध कुछ बंधनों के आधार पर किए जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्रेता की सावधानी का नियम लागू नहीं होता। कहाँ पे नहीं होता वो देख लेते हैं। उद्देश्य प्रकट करने की दशा में यदि क्रेता विक्रेता को माल क्रय करने का अपना उद्देश्य बता देता है तो ये नियम लागू नहीं होता। उसकी शर्तें क्या हैं, क्रेता ने वस्तु खरीदने का उद्देश्य विक्रेता को बता दिया हो और क्रेता विक्रेता की वस्तु के विक्रय में उसके चातुर्य एवं विवेक पर भरोसा रखता हो। यदि ये चीज़ें वो करता है क्रेता तो फिर वो उस नियम, यानी कि जो क्रेता सावधान रहने वाला नियम है उसको वो लागू नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने पहले ही अपनी सारी डिटेल बता दी। लेकिन क्रेता सावधान रहे वाले नियम में क्या चीज़ है, उसमें वो क्रेता जो है वो खुद ही सारी चीज़ें उसको खुद ही जांच पड़ताल करनी पड़ेगी प्रोडक्ट से रिलेटेड।
अगर वो प्रोडक्ट से रिलेटेड खुद जांच पड़ताल नहीं करता, वो किसी दूसरे विक्रेता पर भरोसा करता है कि अपने यूज़ का वो उद्देश्य बता देता है, तो उसमें वहाँ पे वो कानून लागू वहाँ पे नहीं होगा। फिर वर्णनानुसार विक्रय की दशा में यदि विक्रेता से वस्तु वर्णन के आधार पर खरीदी जाती है तो ये गर्भित शर्त होगी कि माल व्यापार के योग्य एवं वर्णनानुसार है। ठीक है। अब यहाँ पे व्यापार की प्रथा एवं परंपरा के अनुसार रहेगा। फोर्थ है माल में असाधारण दोष होने पर इस दशा में भी ये नियम लागू नहीं होगा। छल कपट की दशा में जब क्रेता को किसी माल को बेचने के लिए उसकी सहमति कपट द्वारा प्राप्त करता है तो विक्रेता उत्तरदायी होगा और यह नियम लागू नहीं होगा। नमूने का विक्रय यदि माल नमूने के आधार पर बेचा जाता है और वह वस्तु नमूने के अनुरूप नहीं हो तो विक्रेता उत्तरदायी होता है। नीलामी द्वारा बिक्री की संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। देखो नीलामी द्वारा बिक्री क्या होती है वो आपको पता है, इसमें ज़्यादा समझाने वाली कोई बात नहीं, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। इसके नियम क्या है वो यहाँ पे देखिए। यदि वस्तु अनेक ढेरों या भाग में है तो प्रत्येक ढेरी या भाग के लिए पृथक पृथक अनुबंध किए जाएंगे। विक्रय सेकंड पॉइंट कहता है विक्रय उस समय पूरा हो जाता है जब नीलामी करने वाले हथौड़े की चोट से अथवा किसी अन्य प्रचलित रीति से उसका पूरा होना घोषित कर देता है। तो यहाँ पे कुछ नियम है, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको पता चले होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मेरा मकसद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना था। इन्हीं को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ज़रिए आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई आपका डाउट हो तो कमेंट कर देना, वहाँ पर आपको मैं सारे डाउट